हेलो 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 एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हमेशा की तरह बिल्कुल फिट और फाइन हो, मज़े में हो, स्वस्थ हो, व्यस्त हो और मस्त हो, है ना? तो आइए करते हैं शुरुआत आज के हमारे सेशन की। आज हमको क्या देखना है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। ये होने वाला है आज का रोड मैप। सबसे पहले एक रिकैप, फिर हम डिस्कशन करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये तुम्हारा दोस्त सोंटू हेलो कर दो, हाय। हेलो बोल रहा है। चलिए आइए करते हैं शुरुआत। व्हाट वी हैव टू सी टुडे। सबसे पहले एक रिकैप देखेंगे हम लोग। किस बारे में हमने बातें की थी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर ये एक चार्ज रिंग है और हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज रिंग के कारण। कैसी कैसी रिंग है ये? एक रिंग है जिसपे कि पूरी रिंग पे चार्ज बिखरा हुआ है, ये बना दिया मैंने चार्ज। इस पूरी रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये हम लोगों ने चार्ज बिखेर दिया। बिखेर दिया, बिल्कुल बिखेर दिया, बहुत शानदार। अब देखो, आपको यदि मैं इसके सेंटर पे ले जाके बिठा दूं तो आप ये बताओ कि आपके ऊपर, या आप बैठ गए सेंटर पे जाके? बैठ गए, बिल्कुल बैठ गए सर। अब ये बताओ कि आपके ऊपर हर चार्ज के कारण किस डायरेक्शन में फील्ड लग रही है? सर क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं एक छोटू सा एलिमेंट इधर ले लूं, है ना, एक छोटू सा डी क्यू चार्ज मैंने यहां ले लिया, तो ये किस दिशा में आप पे लगा रहा है फील्ड? इसके द्वारा फील्ड की डायरेक्शन होगी कुछ ऐसी, समथिंग लाइक दिस। हाँ जी सर, बिल्कुल होगी, ऐसी बना दी मैंने, ठीक है। अब एक दूसरा चार्ज जो है इसके अपोजिट एंड पे भी अवेलेबल है, उसके कारण कहाँ होगी? जैसे अगर मैं इसके अपोजिट एंड पे एक चार्ज की बात करूं, ठीक है, तो उसके कारण कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसी तरह से हर एलिमेंट का एक काउंटर एलिमेंट अवेलेबल है और उनके कारण इक्वल अपोजिट फील्ड आ रही है, जिसकी वजह से आपको यह पता चला कि सेंटर पे कितनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सेंटर पे कितनी कह दी आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? हर चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसल आउट हो रही है उसके अपोजिट एलिमेंट के कारण, उसके काउंटर एलिमेंट के कारण, जिस वजह से आपने ये बताया कि सिस्टम के इस सिस्टम में कितना क्यू चार्ज है, आर इसका रेडियस है। तो आपने ये कह दिया कि सेंटर पे, जैसे अगर मैं इस पॉइंट का नाम क्या कह दूं, सेंटर को सी कह देते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज जीरो। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। और यही लॉजिक हम लोगों ने डिस्कस किया था एक स्फीयर के लिए भी। स्फीयर के सेंटर पे भी नेट जीरो होती है। लेकिन फिर समस्या क्या आई थी, बात ये आई थी, सवाल ये उठा था कि सर यदि हम लोग डिस्कस करें एक रिंग के सेंट्रल एक्सिस पे, मतलब अगर ये रिंग है और हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एक्सिस पे, ठीक है, हमें चर्चा करनी है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन किस पॉइंट पे? इसकी एक्सिस पे, सेंटर से कुछ दूरी पे। जैसे ये बन गई रिंग, ये हमने किया था डिराइव लास्ट सेशन में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका रिजल्ट याद है। जिसने नहीं अटेंड किया लास्ट सेशन प्लीज जाके देखो, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ये मत सोचना कि डेरिवेशन आएगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, आपको पता होना चाहिए कैसे डिराइव होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेडबल मेंस, नीट, सीयूईटी, बोर्ड, कुछ भी, कोई भी तैयारी कर रहे हो, ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। तो ये सिस्टम बन गया, ये रिंग है, ये ऐसी रिंग है, और इस रिंग की एक्सिस पे हम लोगों को निकालनी है फील्ड। तो हमने कह दिया कि ये रहा सेंट्रल पॉइंट सी, बहुत बढ़िया, और हम इससे कुछ दूरी पे जाके खड़े हो गए। ये डिस्टेंस हमने कह दिया एक्स, ये इसका रेडियस हमने कह दिया आर। कितना कह दिया हमने इसका रेडियस? कैपिटल आर। और हम लोगों ने इस पॉइंट से लेकर पी पॉइंट कह देते हैं इसको, पी पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लिया स्मॉल आर। कितना ले लिया? स्मॉल आर, ठीक है। तो दिस इज स्मॉल आर, बहुत बढ़िया। फिर हमने बात की थी कि हर एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके अपोजिट एलिमेंट के कारण यहां होगी, एक एक कंपोनेंट ऐड अप होता जाएगा, एक एक कंपोनेंट कैंसिल होता जाएगा, ये सारी बात हम कर चुके हैं। और हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था कि उस फॉर्मूले में यदि आप एक्स को जीरो कर दो तो नेट फील्ड जीरो हो जाएगी। याद आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू
एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, 3/2। देख लो इस बात को सभी लोग, इतनी ही होती है या कुछ और होती है? याद है सब लोगों को? लिखते चला करो साथ साथ में, है ना? पूरी बातें रिकैप हो जानी चाहिए, पूरा दिमाग में घूम जाना चाहिए कि क्या बातें की थी मास्टर ने, कैसे हमने डिराइव किया था। तुरंत आपके नोट्स खुले होने चाहिए। वैसे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने लेक्चर के पहले रिवीजन किया है, करते हो ना? अच्छे बढ़िया सिंसियर स्टूडेंट्स हो आप लोग, है ना? तो आपको करना ही है रिवीजन लेक्चर के पहले। तो आपको याद आया होगा कि हमने इंटीग्रेट करके इसका रिजल्ट निकाला था, और वो इतना आया था कि क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बिल्कुल। अब उस फॉर्मूले में यदि मैं एक्स को ज़ीरो रख दूँ, उस फॉर्मूले में यदि मैं एक्स को ज़ीरो रख दूँ, तो मुझको क्या रिजल्ट मिल जाएगा? मुझको ज़ीरो मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्टिफाई भी हो रही है बात। अब सवाल ये है कि सर आपने तो कुछ पी पॉइंट पे, कुछ एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बता दी। मुद्दा क्या है? सवाल ये है कि सर आपने पी पॉइंट पे कुछ एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बता दी, लेकिन अब आप ये बताओ कि अगर मैं एक्सिस पे चलता हूं तो मैक्सिमम कहां पे मिलेगी? क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि सेंट्रल पॉइंट पे, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बिल्कुल है, समझना है ना बात, थोड़ा सा फील करना है इस बात को। सवाल हमारे सामने ऐसा है, मुद्दा ये है कि अगर ये, अगले पेज पे बताता हूं, अगर ये, एक सेकेंड है ना, यहां बताते हैं। देखो, सवाल हमारे सामने ये है कि यदि मैं बात करूं रिंग की, यदि मैं बात करूं रिंग की, थॉट्स यहीं रखना सभी लोग, काम की बात है। ये रही रिंग, और ये रही रिंग की एक्सिस, ये रही रिंग, और ये रही रिंग की एक्सिस। बहुत बढ़िया। अब आपने ये कहा कि इसके सेंट्रल पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बहुत बढ़िया, सेंट्रल पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, होगी ना डेफिनेटली, चार्ज रिंग है, क्यू चार्ज है। और अगर मैं रिंग से बहुत दूर चला जाऊं, अगर मैं रिंग से बहुत दूर चला जाऊं, अगर मैं रिंग से बहुत 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 दूर चला जाऊं, मतलब ये रिंग है, मैं इससे बहुत 2-3 किलोमीटर दूर चला गया, तो बहुत 2 किलोमीटर दूर जाके इस रिंग को देखो, पॉइंट चार्ज दिखेगा। और उससे इतनी दूर हो तुम तो कोई उससे फील्ड थोड़ी ना होगी, उसकी वजह से थोड़ी कोई फील्ड बचेगी। मतलब एक चार्ज मैंने दिल्ली में रख दिया और मैं मुंबई में बैठा हूँ, तो मुझे अट्रैक्ट कर लेगा क्या? वो नहीं करेगा ना। तो मतलब अगर बात यह है कि वेरिएशन आपके सामने कैसा है, समझो ज़रा। वेरिएशन आपके सामने कुछ ऐसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, ठीक है? एक्स के अजीब सा वेरिएशन है, समझना पड़ेगा हमको, थोड़ा थोड़ा अजीब सा वेरिएशन है। मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूंगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो सेंटर पे जीरो आ रहा है और इन्फिनिटी पे भी जीरो आ रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो ये ग्राफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो यार ये तो सेंटर पे जीरो आ रहा है और इन्फिनिटी पे भी जीरो आ रहा है, तो बीच में कहीं पे मैक्सिमम होता होगा, बीच में कहीं पे ऐसा कुछ मैक्सिमम जाता होगा। समझ रहे हो बात को? सेंटर पे जीरो, ये सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट सी, सेंट्रल पॉइंट पे जीरो, और बहुत दूर चले गए, इन्फिनिटी पे चले गए, वहां पे भी जीरो। सेंटर पे जीरो, इन्फिनिटी पे भी जीरो, तो बीच में कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम होती होगी वैल्यू। तो एक्स की वो वैल्यू क्या है? एक्स की वो वैल्यू क्या है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है? सवाल समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? मैं ये पूछ रहा हूं कि एक्स की वो वैल्यू क्या है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के किस पॉइंट पर मैक्सिमम, तो एक्स की कौन सी वो वैल्यू है जहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है? और दूसरी बात कि वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मान लो ये वो एक्स की वैल्यू है जहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो ई मैक्स कितना है? ई मैक्स कितना है, ये हमको निकालना है, ठीक है? काम का डिस्कशन है। अब इसी तरह से जैसे आप मान लो कि आप इधर खड़े हो, इधर जाके खड़े हो जाओ, है ना? तो ये पूरे सिस्टम के कारण आप पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही है? पॉजिटिव चार्ज है ना। आप देख चुके थे, यहाँ यहाँ रिजल्टेंट इधर निकलता है। रिजल्टेंट कहाँ आता है? रिजल्टेंट यहाँ आता है, ऐसा, इस डायरेक्शन में। तो आपने एक्स वाल यहाँ अगर आप खड़े हो, अगर आप एक तरफ खड़े हो, तो आपने प्लस पॉजिटिव ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ली है। यही चर्चा अगर मैं दूसरी तरफ जाके करूं, तो मतलब अगर मैं तुमको दूसरी तरफ खड़ा कर दूं, इस तरफ, ये इधर आ जाओ,
दिस इज यू स्टैंडिंग ओवर हियर, आप यहाँ खड़े हो गए आके, ये इधर खड़े हो गए तुम लोग आके, ठीक है, इधर खड़े हो गए। अब ये इस तरफ धक्का देगी आपको, रिपल्सिव फील्ड है ना, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ निकलेगी फील्ड, तो यहाँ खड़े हो तो इधर दिखेगी, यहाँ खड़े हो तो इधर दिखेगी, सीधी सी बात है। तो अब यही मैं कैसा बना दूंगा, यही ग्राफ मैं नीचे से खींच दूंगा, यही ग्राफ मैं नीचे से खींच दूंगा, है ना, खींच देते हैं, यही ग्राफ हम लोगों ने नीचे से खींच दिया। अब देखो इन्फिनिटी पे जीरो, सेंटर पे जीरो, और बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, और यही हमारा टास्क है, यही पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है, यही तो हमारा टास्क है कि हमको ये पॉइंट कैलकुलेट करना है कि कहां पे मैक्सिमम है। तो क्या लॉजिक अप्लाई किया जाए, क्या लॉजिक अप्लाई किया जाए, व्हाट इज द पॉइंट वे ऑन द एक्सिस एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगी और कितनी होगी, ये दो सवाल हैं। तो सर मैक्सिमम तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होगी जहां ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो है। लिख देता हूं अगले पेज पे, चलो यहीं लिख देता हूं, जहां पे डी ई एक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो ना बेटा, आप लोग एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज निकाल रहे हो, आप लोग एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज निकाल रहे हो, तो इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और इक्वल टू जीरो कर दो। इतनी सी तो बात है, चलो कर देते हैं, इतनी सी तो बात है, कर देते हैं, आ जाओ कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, चलो साथ साथ में करेंगे ना, करते चलना। हमने कह दिया कि ई कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू एक्स बटा एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। सर कौन सा रूल लगाऊं डिफरेंशिएशन में, तो बड़ा अजीब दिख रहा है, हम लोग वो डिवीजन रूल लगाते हैं, क्वोशिएंट रूल, मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ क्वोशिएंट रूल लगाना। मैं ये कहूँगा कि आप इस फंक्शन को पहले ऐसे रीड कर लीजिए, ई इक्वल टू के क्यू जो कि कांस्टेंट है, एक फंक्शन है एक्स, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इज एक्स, और दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2, ठीक है। ये दो फंक्शंस हैं आपके सामने, ये दो फंक्शंस हैं आपके सामने, फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2, ये दो फंक्शंस हैं, -3/2 है ना, ये दो फंक्शंस हैं आपके सामने, फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2। अब इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा के, इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा के, ठीक है। और लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सुनो, पहले तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल सिखाया मैंने आपको, दो फंक्शन बैठे हैं, दोनों को डिफरेंशिएट करना है, यूवी रूल, एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरा क्या करेगा, बैठ के मुंह देखेगा, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, पहला बैठ के क्या करेगा, मुंह देखेगा, याद है ना। तो ये हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं इनको, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, लेकिन दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में चेन रूल की हेल्प लगेगी, देखना कैसे कर रहा हूं मैं, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ट्राई कर लो पहले, रुका हुआ मैं, एक बार तुम ट्राई करो, एक बार आप सभी लोग इस डिफरेंशिएशन को ट्राई करो, ट्राई करो इसको, देखते हैं क्या सोचते हो, देखते हैं क्या करते हो, करो। चलो अब मैं कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपने पॉज करके किया ट्राई, ठीक है। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट, डी ई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करना है, के क्यू कॉन्स्टेंट बाहर रहने दो, उसकी चिंता नहीं करनी है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, दूसरा फंक्शन एज इट इज बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2। अब दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, पहला एज इट इज बैठा रहेगा, पावर डिफरेंशिएट होगी n इनटू ब्रैकेट में जो भी है उसकी पावर n-1, है ना, यानी -3/2 -1 -3/2 -1, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा ये -5/2, तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं -5/2, -5/2, बहुत बढ़िया। अंदर कौन था, अंदर था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, आर स्क्वायर का 0,
और एक बाहर वाला एक्स तो बैठा हुआ है, वो बैठ के मुंह देख रहा है, तो वो भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ये एक्स स्क्वायर बन गया। इसको इक्वल टू कर दो 0, इसको इक्वल टू कर दो 0। ठीक है, समझ में आती है बात सभी को? बहुत बहुत काम की बात है। इसको 0 को उधर भेज दो, अरेंज कर लेते हैं इसको। आइए थोड़ा सा अरेंज करते हैं, सभी लोग साथ साथ में करते चलना, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2 है, तो इसलिए इसको मैंने लिख दिया 1/x² प्लस आर स्क्वायर। बहुत शानदार। इक्वल टू, इसको राइट साइड में भेज दो, 3 टाइम्स ऑफ, क्या बन गया ये, x² प्लस आर स्क्वायर की पावर 5/2। ठीक है, सभी लोग, यहाँ पे 3/2 है ना, मैंने 3/2 नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। अब ये कैंसल आउट हो गया, इसको ऊपर भेज दो, ये पूरी टर्म ऊपर भेज दो, तो 5/2 माइनस 3/2, 5/2 माइनस 3/2 कितना बचेगा। इसको जैसे ऊपर भेज दोगे ना, ये वाली पूरी टर्म ऊपर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई में, या काट दो ऐसे जैसा आपको अच्छा लगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर यहाँ पे लिख के। तो x² प्लस आर स्क्वायर की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई x² प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये बनेगा x² प्लस आर स्क्वायर की पावर 5/2 माइनस 3/2, तो कितना बनता है ये, 2/2, यानी सिंपली x² प्लस आर स्क्वायर ही बचेगा। x² प्लस आर स्क्वायर ही बच रहा है वो, है ना, ये दोनों कैंसल आउट हो गए, इसको ऊपर भेज दिया, और यहाँ पे बन रहा है x² प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे एक x² भी बचा हुआ है, आई एम रियली सॉरी, मैंने ये x² नहीं लिखा, इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x²। खेल खत्म, खेल खत्म, आ गया डिफरेंशिएशन, आ गया। सिंपल तो था, कौन सी बहुत बड़ी बात थी, है आसान तो था। अब देखो, 2x² इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको उधर भेज दो, 2x² इक्वल टू आर स्क्वायर, तो क्या लिख दोगे आप लोग, x² इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 2, यानी x इक्वल्स टू प्लस माइनस r/√2। x इक्वल्स प्लस माइनस r/√2, x इक्वल्स प्लस माइनस r/√2। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि चाहे आप इस पॉइंट पे अवेलेबल हो या आप इस पॉइंट पे अवेलेबल हो, इन दोनों ही पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इतना नोट कीजिए, बढ़िया बात है, इंटरेस्टिंग बात है, काम की बात है, बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए इतना तो सबको, है ना। अगर आप खुद को एक अच्छा स्टूडेंट समझते हो, अच्छा स्टूडेंट कहते हो, अच्छा स्टूडेंट मानते हो, तो ये पूरा डिस्कशन आपको आना चाहिए, ज़रूरी आना। ये सारी चीज़ें कैसे हम करते हैं, कोई भी अच्छा सवाल बन सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है, कई जगहों पे काम आते हैं ऐसे लॉजिक्स। तो कभी भी पढ़ते वक्त ये मत सोचना कि यार कहीं हम जो पढ़ रहे हैं ये सिलेबस में है कि नहीं, ये आएगा कि नहीं, ऐसी फालतू बातें नहीं। एंजॉय करो, जितनी जितनी चीज़ें चल रही हैं, जितने कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, सिखाएगा कुछ ना कुछ आपको, हर चीज़ सिखाती है। ठीक है, चलो, तो अभी हमने तो वो पॉइंट निकाला है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है। अब सवाल ये उठता है कि वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो भी निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आपने ये बताया गुरु अभी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि वो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी। आपने अभी अभी क्या बोला, आपने अभी अभी ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस r/√2। ठीक है, अब दूसरा सवाल आपसे ये है कि वो मैक्सिमम वैल्यू आखिर होती कितनी है, वो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी। तो उसके लिए आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फॉर्मूला क्या बताया, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया, KQ x अपॉन r² प्लस
एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स की वैल्यू उठा के रख दो, कितना बन जाएगा ये, के क्यू आर बाय रूट टू डिवाइडेड बाय, है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2 की पावर 3/2। अच्छा, तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कितना बन जाएगा ये बन जाएगा के क्यू आर डिवाइडेड बाय रूट 2 टाइम्स ऑफ रूट टू टाइम्स ऑफ ये बन गया 3 आर स्क्वायर, है ना। सुनो अभी, चलो ऐसे लिख देता हूँ, 3/2 आर स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ रहा है आपके सामने, ये एक्सप्रेशन आ रहा है आपके सामने। अब इसको आप क्या लिख दोगे, इसको आप क्या लिख दोगे, ये जैसे 3 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, स्क्वायर से ये तो कट गया, आर क्यूब बाहर निकल जाएगा। देखो ये ऐसा लिख दोगे, के क्यू आर, सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ तुमको कैसे सॉल्व करना है ऐसी चीज़ें कभी आ जाएं तो। यहाँ पे आपने लिखा रूट 2, और यहाँ पे लिख दो 3/2 की पावर 3/2 की पावर 3/2। ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है सर। कुछ नहीं, सिंपल है, देखते चलो। स्क्वायर से स्क्वायर कटा, स्क्वायर से रूट कटा, ये आर क्यूब बचा नीचे, एक बार कट गया ये, तो नीचे आर स्क्वायर बच रहा है। कितना बच रहा है ये, 1/r²। अब आप 2 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो रूट 2 का क्यूब, रूट 2 का क्यूब, ठीक है। और 3 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो रूट 3 का क्यूब। अच्छा, अच्छा, रूट 3 के क्यूब को लिख सकते हो 3√3, और इसको लिख सकते हो 2√2। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी इस फैक्टर को मैं 3√3/2√2 लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। 3√3/2√2 लिख सकता हूं, तो लिख दिया मैंने। 3√3/2√2 लिख सकता हूं, तो लिख दिया मैंने। 3√3 डिवाइडेड बाई 2√2, तो ये रूट टू कैंसल आउट हो गए। वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आई 2k⁴ डिवाइडेड बाय 3√3r²। नोट करो एक बार, ये आ गई ई मैक्स की वैल्यू। लिख लो लिख लो लिख लो, काम की बात है। कैसा लगा डेरिवेशन? बढ़िया था। अभी अगर मैं स्टार्टिंग से एंड तक पूछूं तुमसे कि पूरा डिराइव करो, ये भी डिराइव करो, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बताओ, पॉइंट निकाल के बताओ जहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये सब कर लोगे? इतना बताना आता है तुमको, अब बता दोगे इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, तो डिस्कशन बढ़ाते हैं आगे। आइए डिस्कशन बढ़ाते हैं आगे। देखो अब मैं एकदम आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ा सा फास्ट लग रहा था, तो एकदम धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि आप में से बहुत सारे बच्चे रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, चैट में प्रॉपरली अपने रिस्पॉन्सेज भेज रहे हैं कि सर इस डीपीपी में इतने सवाल बने, इस लेक्चर में इतने क्वेश्चंस बने, होमवर्क क्वेश्चंस में से आपने 10 दिए थे, हमसे 8 बन गए, 4 बने, 6 बने, जितने भी बने वो अच्छी बात है कि आप बता रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी है। एक होता है हार्डवर्क, एक होता है कंसिस्टेंट हार्डवर्क। तो आप अगर कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं तो ही आप जितना, हमारा टारगेट बहुत बड़ा है ना, हमको नॉर्मल एवरेज रिजल्ट तो लाना नहीं है, ठीक है, बड़ा टारगेट है, तो ये कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी है। ओके, चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे। कुछ लोग टेलीग्राम आईडी पूछ रहे थे। मैंने आपको पहले भी बताया था, टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों का सेम आईडी है, सेम हैंडल है, और वो मेरे नाम से ही है, क्षितिज के। ओके, हाँ यही है, ठीक है। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अब हमको क्या डिस्कशन करना है, इसके बाद हमको क्या डिस्कशन करना है, आइए ज़रा समझते हैं। अभी हमने बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, और रिंग के एक्सिस पे हमने बात की। अब यदि मैं थोड़ी अलग तरह का सिस्टम ले लूं, किस तरह का सिस्टम ले लूं? अब यदि मैं सेमी सर्कुलर रिंग ले लूं, तो अब यदि हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग ले लें तो क्या होगा? सेमी सर्कुलर रिंग ले लूं या आर्क ले लूं, सेमी सर्कुलर रिंग या तो आर्क, या कोई भी 90 डिग्री ऐसा क्वार्टर रिंग ले लूं, तो क्या होगा? तो पहले तो हम निकालेंगे सेमी सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हम निकालेंगे जनरल केस आर्क, ठीक है।
सोचना इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सोचते चलना साथ साथ में। तो बना देते हैं पहले सेमी सर्कल। आ जाइए ज़रा, सेमी सर्कल बना देते हैं, एक फ्री हैंड बना देते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये सेमी सर्कुलर रिंग है। ओके, दिस इज द सेमी सर्कुलर रिंग। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेमी सर्कुलर रिंग के कारण। हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेमी सर्कुलर रिंग के कारण। बहुत बढ़िया। इस पूरी रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस 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 प्लस। ये पूरी रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहुत बढ़िया। आपको निकालना है पी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट का नाम दे दो पी। आपको निकालना है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो सोचो थोड़ा सा इसके बारे में। क्या किया था हमने पिछले केस में, क्या किया था? पिछले केस में हमने एक सेगमेंट ले लिया था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। तो यहां पे भी देखो, यहां पे भी आपको एक सेगमेंट दिखेगा। सर यहां पे अगर मैंने एक सेगमेंट ले लिया कुछ ऐसा, यहां पे अगर मैंने एक सेगमेंट ले लिया कुछ ऐसा, ठीक है, देखो किस तरह का सेगमेंट मैं ले रहा हूं। एक छोटा सा सेगमेंट मैंने लिया है, इतना सा हिस्सा मैंने लिया है, जो कि कुछ थीटा एंगल पे अवेलेबल है। जो कितना है, थीटा एंगल पे अवेलेबल है। यहां से बना देता हूं थीटा एंगल, ये मेरा थीटा एंगल। और ये इसके अंदर का जो एंगल बन रहा है ना, इसको मैंने कहा है डी थीटा। ध्यान से देखते चलना, ध्यान से सुनते चलना, एक एक शब्द। कहानी कहां से शुरू हुई? कहानी यहां से शुरू हुई कि एक थी सेमी सर्कुलर रिंग। उस सेमी सर्कुलर रिंग में बहुत सारा चार्ज था, और उस चार्ज के कारण हमें निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां निकालनी थी? किसी पी पॉइंट पे निकालनी थी। तो हमने कहा चलो भाई निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, आइए जरा निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट ले लिया। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। तो उससे क्या हुआ? उससे आपको ये पता चला कि ये जो इतना हिस्सा है ना, इसको मैं कलर कर देता हूं, इतना 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 इतना, इसमें कितना चार्ज है? मैंने बोला छोटा सा एंगल, छोटू सा सेगमेंट, छोटू सा चार्ज, डी क्यू चार्ज है इसमें। अच्छा ठीक है। तो ये छोटू से चार्ज के कारण, इस छोटू से सेगमेंट के छोटू से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां, बस। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। होगी ना, बिल्कुल होगी। अब आप मुझे ये बताओ कि यदि यदि ये एक सेगमेंट है, तो क्या ऐसा का ऐसा सेगमेंट दूसरी तरफ भी अवेलेबल दिख रहा है आपको? दिख पा रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है? कहाँ है? ये रहा। कहाँ है सर? अरे ये रहा ना। ओके, चलो बहुत बढ़िया। कौन कहाँ है तुम्हारा दोस्त? आया नहीं बहुत दिन से, बुलाते हैं अभी। ठीक है, ये दूसरा सेगमेंट मैंने बना दिया। किधर बना दिया? ये दूसरा सेगमेंट मैंने बना दिया थीटा एंगल दूसरी तरफ से, और सेम टू सेम है ना, डी थीटा है ये, बार बार लिख नहीं रहा हूं मैं, सेम बात। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अ, चलो ऐसे बना देते हैं, बन गई है ना, ये ऐसी होगी। बहुत बढ़िया। हम्म, बन जा, बन गई। ठीक है, बन गई, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा सुनना है ना, ये एंगल अगर मैंने थीटा कह दिया, तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा। और ये एंगल को मैंने थीटा कह दिया, तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा। छोटू चार्ज के कारण छोटू इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, छोटू चार्ज के कारण छोटू इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। डीई का कंपोनेंट कौन सा बन गया? ये डीई का कॉस थीटा। और दूसरी तरफ कौन सा कंपोनेंट बन गया डीई का? ये कंपोनेंट भी बन गया डीई का कॉस थीटा। तो दोनों के डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा मर गए। दोनों के डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा कंपोनेंट तो निपट गए, कैंसल आउट हो गए, मर गए। अब आपके पास कौन से कंपोनेंट बचे? आपके पास बचे
DE साइन थीटा, DE साइन थीटा वाले कंपोनेंट, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ होगी, इस दिशा में होगी। और कितनी होगी वो होगी हर एलिमेंट के DE साइन थीटा वाले कंपोनेंट के कारण। कौन सा कंपोनेंट बच रहा है? वो बच रहा है DE साइन थीटा। तो मतलब डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इस कंपोनेंट के कारण है, और वो बन जाएगी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक। या तो देखो, दो तरीके बता रहा हूँ मैं इंटीग्रेट करने के, ध्यान से सुन लेना। अगर मैं 0 से पाई तक इंटीग्रेट करता हूँ तो मैं ऐसा एक्सप्रेशन लिखूंगा। बच्चे बोलते हैं सर कुछ किताबों में 2 दिया हुआ है और 0 से 90 इंटीग्रेट किया है, आप तो 0 से 180 इंटीग्रेट कर रहे हो। हाँ, गलत दिया है। लॉजिक समझो। अगर आप ये कहते हो कि ये कंपोनेंट है मेरा और ये इसका अपोजिट कंपोनेंट है, जितनी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? बिल्कुल है। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि जितनी 0 से 90 में होगी उनको निकाल लो और उसका ट्वाइस कर दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट सब बराबर देने वाले हैं। तो मैं 0 से 90 की कैलकुलेट करके उसका ट्वाइस कर दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। यानी एक तो एक्सप्रेशन ये लिख सकता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रल DE साइन थीटा 0 से 180 इंटीग्रेट करके, 0 से 180 इंटीग्रेट करके ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं क्या लिख सकता हूं? दूसरी बात मैं ये लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होगी वो होगी 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल DE साइन थीटा। लेकिन अब मैं लिमिट्स क्या रखूंगा? अब मैं लिमिट्स रखूंगा 0 से लेकर 90। उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल ही क्लियर है, दिमाग में आपके जा रही है, समझ में आ रही है, आ रही है। तो आइए कर देते हैं इसको इंटीग्रेट। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है, जैसे आपके मन को भाए। डब्बे में डाल देता हूं। चलो, कैसे करूं? मैं ऐसे ही कर लेता हूं, ऐसे ही कर रहा हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। या तो वैसे भी कर सकते हो, बस लिमिट का फर्क पड़ेगा, चिंता नहीं करनी है। अब देखो, DE को हम लोग क्या लिख सकते हैं? DE को हम लिख सकते हैं कि छोटू चार्ज DQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, आर इसका रेडियस है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी वही के डी क्यू लिख दिया, क्यू के बदले मैंने के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब सर डी क्यू पे चर्चा कर लो थोड़ी सी, डी क्यू क्या है, डी क्यू कैसे निकालें, यही तो समस्या है, कैसे निकालें डी क्यू। अब देखो, आपने ये कहा कि इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग में क्यू चार्ज है, ठीक है, आर इसका रेडियस है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, और इस ही को आप लिख सकते हो डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स, या तो डी एल, कुछ भी लिख दो, डी एक्स भी लिख सकते हो। अब आप ये बताओ, आप ये बताओ कि डी क्यू को डी क्यू को मैं क्यू बाई एल इंटू डी एक्स ऐसे लिख सकता हूं। डी एक्स क्या है? डी एक्स आर्क लेंथ है। डी एक्स क्या है? डी एक्स आर्क लेंथ है, डी एक्स आर्क लेंथ है। डी एक्स क्या है? डी एक्स आर्क लेंथ है। और हमको एक और बात पता है, एक और बात पता है, देखो बात समझना, समस्या समझना क्या आएगी। अगर मैं डी क्यू को क्यू बाई एल इंटू डी एक्स रख भी दूं ना, तो भी इंटीग्रेट करने का कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे थीटा अवेलेबल है, यहाँ पे थीटा अवेलेबल है। और डीई के एक्सप्रेशन में यदि मैंने डी क्यू रख दिया यहाँ पे, तो डीई का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डी एक्स आ रहा है, और मैं एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में थोड़ी इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अरे कर सकता हूँ क्या? क्या देवा रे देवा बोल रहे राजू, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि थीटा को तो थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। अच्छा, तो क्या, तो मैं थीटा इक्वल टू इसको देखो बस, ये इसको, इसमें डी थीटा है सेंट्रल एंगल, ये बना देता हूं, ठीक है, फिर से इसको देखो, ये बैठा हुआ है इधर, है ना,
ये इसकी आर्क, आर्क ए आर सी, इसका सेंट्रल एंगल डी थीटा, ये रेडियस आर। तो यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को क्या लिख सकते हैं? आर डी थीटा लिख सकते हैं। आर्क मतलब डी एक्स, आर्क मतलब डी एक्स, है ना? डी एक्स का मतलब ही आर्क है। तो डी एक्स को मैं लिख सकता हूं आर डी थीटा। तो डी क्यू को मैंने क्या लिख दिया? डी क्यू को मैंने लिख दिया क्यू बाई एल। एल कितना है इसका? ये पाई आर है, बाद में रखूंगा मैं। या तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको लैम्डा भी रख सकते हो, थोड़ी देर के लिए लैम्डा भी रख सकते हो, ठीक है? क्यू बाई एल यानी लैम्डा। डी एक्स को लिख दिया, डी एक्स को लिख दिया आर डी थीटा। ये आ गया आपके सामने डी क्यू का एक्सप्रेशन थीटा के टर्म्स में। आपका जीवन हो गया है आसान, आपका जीवन धन्य हो गया है, ठीक है? तो लैम्डा को आपने लिख दिया क्यू बाई एल, बहुत बढ़िया। लिखते चलो साथ साथ में एक एक बात, बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। लिखते चलो अभी साथ साथ में, सारी बातें बनाते चलो, लिखते चलो, ठीक है? तो यहां पे आपने डी क्यू की वैल्यू उठा के रख दी, तो ये क्या बन जाएगा? डी ई बन जाएगा के टाइम्स ऑफ डी क्यू, जिसको लिख दिया लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ये डी ई की वैल्यू है, तो ई नेट में उठा के रख देते हैं। ई नेट कितना बन जाएगा? ई नेट बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दो, के और लैम्डा कांस्टेंट बाहर निकला, ठीक है? आर भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर निकल गया। इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा, लिमिट्स, लिमिट्स 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस को मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया, है ना? माइनस कॉस थीटा, माइनस को बाहर निकाल दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली लिमिट डाल रहा हूं। कॉस 90 माइनस कॉस 0, माइनस कॉस 0, कॉस 0। कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 कितना होता है सर? कॉस 90 तो 0 होता है। हाँ, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, बिल्कुल बन गया। तो आंसर सिर्फ बच रहा है 2 के लैम्डा बाई आर। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर आ रहा है, यहां लिख देता हूं। फाइनल आंसर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 2 के लैम्डा बाई आर। अब इसको 2-3 फॉर्मेट में और लिख सकते हो कि सर लैम्डा को हम क्यू बाई एल रख दें, एल को पाई आर रख दें, तो एक और आंसर आ जाएगा। अभी अभी मैंने क्या लिखा है? अभी अभी मैंने लिखा है 2 के लैम्डा बाई आर। अगले पेज पे लिख दूं क्या? ही बात है, नोट करो पहले तो, इतना इतना नोट करो। एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया 2 के लैम्डा बाई आर। कट तो नहीं रहा ना? नहीं चाहिए? हाँ, तो हमने क्या लिखा है? ई का एक्सप्रेशन हमने लिखा है 2 के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई आर। अब लैम्डा को आप क्या लिख सकते हो? लैम्डा को लिख सकते हो चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है? और सेमी सर्कुलर रिंग की लेंथ कितनी होती है? लेंथ होती है पाई आर, ठीक है? लेंथ होती है पाई आर। एल को पाई आर लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो क्यू को, सॉरी के को, ऐसा भी लिख सकते हो। तो कैंसल आउट कर सकते हो, ठीक है? तो ये 1/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऐसा भी, मतलब एन नंबर ऑफ फॉर्मेट्स में लिख सकते हो। रटने वाली बात नहीं है, रटने वाली बात नहीं है, ठीक है? रटना नहीं है ऐसे अलग अलग, बस बेसिक थॉट याद रखना है कि क्या किया है हमने। उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट क्लियर है, क्लियर है सभी को। अब इसी लॉजिक से
इस ही लॉजिक से हम लोग क्वार्टर सर्कल के लिए भी निकाल सकते हैं। क्वार्टर सर्कल कैसा बनेगा? क्वार्टर सर्कल को मैं ना कुछ ऐसे बना रहा हूँ, समझना है ना। है क्वार्टर सर्कल, है वो क्वार्टर सर्कल ही, लेकिन मैं उसको कैसे बना रहा हूँ? मैं उसको ऐसे टिल्ट करके बना रहा हूँ। ये बन गया क्वार्टर सर्कल। ये बन गया क्वार्टर सर्कल। मतलब क्या कि ये कितना एंगल बना रहा होगा सेंटर पे? कितना एंगल बन रहा होगा इसका सेंटर पे? इसका एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री। कितना बन रहा होगा इसका एंगल? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल है। क्वार्टर सर्कल है ये, है ना? क्वार्टर है ये राजू, देख रहे देवा? तो ये आपने बना दिया प्लस 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 चार्ज, प्लस 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 चार्ज। अब इसमें भी आप सेम लॉजिक लगा के आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि बार बार आप इतना डिराइव करो और आंसर्स निकालो। क्यों ना हमारे पास एक जनरल तरीका हो जिससे कि हमारा जीवन आसान हो जाए। ठीक है? वैसे क्वार्टर सर्कल के लिए हम निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं ना कि एलिमेंट लिया, एक दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है? एलिमेंट लिया, बिल्कुल लिया, ये कर दिया मैंने इधर। इसी तरह से एक दूसरा एलिमेंट अवेलेबल है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना? सेम लॉजिक। एंगल मैंने ले लिया, एंगल मैं यहाँ से नाप लेता हूँ। ठीक है? जीरो से लेकर एंगल, ये थीटा है, दिस इज थीटा। तो पूरा एंगल 90 है, तो जीरो से लेकर 45 तक आप इंटीग्रेट करोगे और रिजल्ट निकालोगे तो कुछ आंसर आएगा। लेकिन मैं इसको कर नहीं रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ एक जनरल तरीका। सवाल ये कैसे एन नंबर ऑफ फिगर्स आपके सामने आ सकते हैं। 60 डिग्री आ सकता है, जैसे मैंने 60 डिग्री का बना दिया। एक आर्क बना दी मैंने 60 डिग्री की। एक आर्क मैंने बना दी 60 डिग्री की। ठीक है? 60 डिग्री की आर्क मैंने बना दी। हम्म, ठीक है, 60 डिग्री की आर्क बना दी। तब क्या करेंगे? तब कैसे निकालेंगे? सबके लिए हम लोग डिराइव करते तो बैठ नहीं सकते ना। तो आइए एक जनरल केस निकालते हैं। आइए एक जनरल केस निकालते हैं। ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट अ जनरल केस। सभी लोग ध्यान देंगे। क्या होने वाला है जनरल केस में? क्या होने वाला है जनरल केस में? जेनेरल केस फॉर एन आर्क। एक आर्क ले ली मैंने, और ये जो आर्क मैंने ली है, ये आर्क कितना एंगल बना रही है? कुछ अल्फा एंगल बना रही है। कितना एंगल बन रहा है इस आर्क के द्वारा? कितना एंगल बनाया जा रहा है इस आर्क का? कितना सेंटर पे एंगल कितना सब्सटेंड कर रही है? अल्फा एंगल। हाउ मच एंगल? अल्फा एंगल। ये बना रही है अल्फा एंगल, है ना? तो अगर ये टोटल एंगल अल्फा है, पूरा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है। अब बात समझना, हम लोग क्या कर रहे हैं। बात समझना, हम लोग क्या कर रहे हैं। ये एंगल मैंने ले लिया अल्फा/2, ये एंगल ले लिया अल्फा/2। ठीक है? सुनते चलना। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट लो, एक छोटू सा सेगमेंट लो। तो ये आपने ले लिया एक छोटू सा सेगमेंट। बहुत बढ़िया। कैसा क्या सेगमेंट है ये कुछ थीटा एंगल बीच वाली लाइन से, और ये कितना बन रहा है? ये डी थीटा इसका एंगल है, और ये इसकी आर्क है जिसको आप डी एक्स लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। इस पे पूरा चार्ज है क्यू, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट। आर इसका रेडियस है। बहुत बढ़िया, आर इसका रेडियस है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहले इस सेगमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। इस सेगमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कह दी कितनी? इस सेगमेंट के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कह दी इतनी। ये कह दी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेगमेंट के कारण। ठीक है? इसी तरह का एक सेगमेंट सामने होगा, उसके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो वही लॉजिक फिर से मैं लगा रहा हूं कि एक कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएगा, एक कंपोनेंट बच जाएगा। अब देखो, एंगल आपने कहां से लिया है? मैंने इस बार बीच वाला, ये बीच वाली लाइन से एंगल मेजर किया ना इतना। तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? इसके सामने वाला एंगल ये दिख रहा है ना?
ये सफ़ेद लाइन और हरी लाइन के बीच का एंगल ये दिख रहा है हमको। तो एक एंगल बन गया थीटा, दूसरा एंगल बन गया थीटा। तो यहाँ पे क्योंकि एंगल हमने अलग लिया है तो अलग अलग कंपोनेंट, पिछली बार साइन थीटा आया था, इस बार कॉस थीटा आने वाला है। तो सेंटर पे कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, नीचे की तरफ कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, नीचे की तरफ कंपोनेंट बच रहा है डीई का कॉस थीटा, डीई का कॉस थीटा, बहुत बढ़िया, कॉस थीटा बहुत बढ़िया। सिमिलरली इसके सामने वाले का डी कॉस थीटा है ना, मतलब 2 DE कॉस थीटा, 2 DE कॉस थीटा, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ये डी कॉस थीटा आपने लिख दिया, 2 DE कॉस थीटा। और इन दोनों के DE साइन थीटा निपट गए, इन दोनों के DE साइन थीटा निपट गए। DE साइन थीटा गया, DE साइन थीटा गया, गया डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, बहुत बढ़िया। तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 DE कॉस थीटा, लिमिट क्या रख दूंगा मैं, लिमिट में रख दूंगा 0 से लेकर, अब ये पूरा एंगल अगर अल्फा है, पूरा एंगल अल्फा है, ये टोटल एंगल अल्फा है, तो इसका आधा कितना बन गया, 0 से लेकर अल्फा/2, 0 से अल्फा/2, 0 से अल्फा/2, हाँ या ना, पूरा एंगल अल्फा है, पूरा एंगल अल्फा, ये बीच की लाइन, ठीक है, ये देखो ये पूरा एंगल अल्फा, ये बीच की लाइन है ना, बार बार कर रहा है, पूरा एंगल अल्फा, ये बीच की लाइन, तो ये अल्फा/2, 0 से अल्फा/2, आज तो टूट ही जाएगा ये। कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ, रुक जाओ, महंगा पड़ जाएगा एक्सपेरिमेंट, ये ले लेते हैं बस, ये गिर भी जाएगी तो कुछ नहीं है, 0 से अल्फा/2, 0 से अल्फा/2, ठीक है, और पूरा ये 0 से अल्फा, 0 से अल्फा, है ना, 0 से अल्फा/2, और इस तरफ भी 0 से अल्फा/2, इसलिए मैंने 2 तो ले लिया है, इसलिए हमने 2 तो ले ही लिया है। बहुत बढ़िया, चल रहा है कि नहीं, पेन चेक करते हैं, चल रहा है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ DE कॉस थीटा, और डी को क्या लिख दिया आपने, DE को आपने लिख दिया के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डी क्यू को क्या लिख सकते हो, डी क्यू को लिख सकते हो लैम्डा डी एक्स, और डी एक्स को क्या लिख सकते हो, डी एक्स को क्या लिख सकते हो, डी एक्स को लिख सकते हो आर डी थीटा, डी एक्स को लिख सकते हो आर डी थीटा, तो ये बन गया लैम्डा आर डी थीटा, रख दो यहाँ पे, रख दो यहाँ पे, कितना बन गया ये, 2 DE को लिख दिया के बाई आर स्क्वायर, और डी क्यू को लिख दिया लैम्डा आर डी थीटा, तो ये बन गया इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा 0 से अल्फा/2, ठीक है। तो यहाँ पे आर से आर कैंसल आउट हो गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, माइनस साइन थीटा नहीं होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो ये बन गया 2 K लैम्डा बाई आर, और ये बन गया साइन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और लिमिट्स मैंने रखी, तो साइन अल्फा/2 माइनस साइन 0, साइन 0 तो 0 ही होता है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है, ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। 2K लैम्डा बाई आर साइन ऑफ अल्फा/2, 2K लैम्डा बाई आर साइन ऑफ अल्फा/2। अच्छा, तो सर क्या ये रिजल्ट हर जगह एप्लीकेबल है, बिल्कुल है। अगर मैं पूरी रिंग ले लूँ, पूरी रिंग ले लूँ, चलो ये जो रिजल्ट लिखा है ना 2K लैम्डा बाई आर साइन ऑफ अल्फा/2, इसको यहाँ अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो हमने निकाला रिजल्ट सेमी सर्कुलर रिंग, उसके जितना आता है कि नहीं, अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं, क्या फॉर्मूला बोला आपने, आपने फॉर्मूला बोला, आपने जनरल फॉर्मूला क्या बोला, 2K लैम्डा बाय आर साइन ऑफ अल्फा/2। तो अगर मान लो मैं अल्फा को कर दूं 180 डिग्री सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, तो ई कितना बन जाएगा, ई बन जाएगा 2K लैम्डा बाय आर
साइन 180/2 यानी साइन 90 जो कि 1 होता है, मतलब कि आंसर आ रहा है, जस्टिफाई हो रहा है, जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है। अब अगर कल को कोई आपको बोले कि पूरी रिंग है तो 360/2 साइन 180 जीरो होता है, मतलब पूरी रिंग के कारण जीरो, ये बात भी जस्टिफाई हो रही है। अगली बात क्या है, क्वार्टर सर्कल के लिए अगर मैं बात करूं तो क्वार्टर सर्कल के लिए अल्फा कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यह आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, अच्छे से लिख देता हूं, है ना। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 90/2 यानी साइन 45 जो कि 1/√2 होता है। तो ये कैंसल आउट होके कितना बचेगा, ये बचेगा आपके सामने √2k लैम्डा बाई आर। देखा, इसलिए मैंने डिराइव नहीं करवाया था सेपरेटली, इसलिए सेपरेटली डिराइव नहीं करवाया था। आप सारे निकाल सकते हो। अगर आपको 60 डिग्री दे दिया जाए तो कितनी बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, एल्फा आपका 60 डिग्री हो गया, तो आप लिख दोगे कितना, ये 2k लैम्डा बाई आर साइन ऑफ 60/2 यानी साइन ऑफ 30। तो ये कैंसल आउट हो गया, ये आ गया आंसर आपके सामने, ये आपके सामने आंसर आ चुका है। बोलेंगे सभी लोग हाँ या ना, बात समझ में आती है क्या? इज दिस पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर ऑल ऑफ यू? बढ़िया डिस्कशन था, इंटरेस्टिंग है ना। तो अब एक और डिस्कशन देखते हैं, फिर कुछ सवाल करते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट, सबसे जो जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है वो डिस्कशन मैंने आपको अभी करवा दिया है, इसको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना। अब तो ये आसान सी बातें देखते चलना, बस समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश की है। कैसे लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स को आपने चार्ज कर दिया, इन प्लेट्स को आपने चार्ज कर दिया। ठीक है, कैसे चार्ज कर दिया, एक प्लेट को आपने हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है, और एक प्लेट को आपने हो सकता है कि नेगेटिवली चार्ज कर रखा है। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, और आप इनके बीच में क्या कर रहे हैं, आप इनके बीच में एक चार्ज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप इनके बीच में एक चार्ज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा एक चार्ज जिसको कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये रहा वो चार्ज जिसको आपने प्रोजेक्ट किया है। कैसे प्रोजेक्ट किया है, ये कुछ u वेलोसिटी से आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इस चार्ज पे क्या होगा, मान लो ये q चार्ज, इसका m मास। सबसे पहले तो इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है भी या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स आपने ले रखी हैं, तो इसके कारण यहां पे डेवलप होगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की दिशा में डेवलप होगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की डायरेक्शन में डेवलप होगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अब क्या, ऐसे कुछ जाएगा पार्टिकल, ऐसे कुछ जाएगा पार्टिकल। आपको क्या करना है, समझो बात को, व्हाट यू हैव टू डू। मान लो ये डिस्टेंस x है, मान लो पार्टिकल ने t टाइम में कुछ x डिस्टेंस ट्रेवल किया है हॉरिजॉन्टल x के अलोंग, और पार्टिकल ने कुछ y डिस्टेंस ट्रेवल किया है, y डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है y डायरेक्शन के अलोंग। आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, रिलेशन होती है x और y के बीच में। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं दैट द पार्टिकल, सुनते चलना एक एक बात, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u along द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, पार्टिकल पे अगर एक फोर्स लग रहा है, पार्टिकल पे यदि कोई फोर्स लग रहा है तो वो किस दिशा में लग रहा है, अगर ये पार्टिकल है, ठीक है, अगर ये रहा पार्टिकल, ये रहा पार्टिकल का चार्ज, और ये रही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये रही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पार्टिकल के ऊपर लग रहा है एक फोर्स नीचे की दिशा में, इतना लग रहा है q टाइम्स ऑफ e, इतना फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे, चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स एक्टिंग अलोंग y डायरेक्शन is qe, force acting along x direction is 0, acceleration along y direction, acceleration along y direction, force upon mass, acceleration along x direction 0, यानी x डायरेक्शन में उसकी स्पीड मेंटेन्ड रहेगी कांस्टेंट।
एक्स डायरेक्शन में उसकी स्पीड मेंटेन्ड रहेगी कांस्टेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप क्या कह सकते हो, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि चलो और बता दो, इनिशियल वेलोसिटी आपने कहाँ दी है, एक आध पैरामीटर और लिख ही देता हूँ, एक आध पैरामीटर और लिख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपने कहाँ दी है, इनिशियल वेलोसिटी आपने x के अलोंग दी है, y के अलोंग तो कुछ दी नहीं है, तो y के अलोंग 0। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x इज u, जो कि कांस्टेंट रहती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y को आपने y कह दिया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x को x कह दिया। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या मैं y के लिए इक्वेशन बना सकता हूं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या मैं ये लिख सकता हूं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख रहा हूं, कोई नई बात तो इसमें है नहीं, y डायरेक्शन के अलोंग लिख रहा हूं। अब y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी कही, y के अलोंग आपने इनिशियल वेलोसिटी कही 0, एक्सेलरेशन को आपने कितना कह दिया q e डिवाइडेड बाई m इंटू टी स्क्वायर, ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, बहुत शानदार, ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, हाफ ऑफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, है ना। अब हमको तो निकालनी थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सबसे पहले मैंने यही कहा था ना कि y और x में एक रिलेशन निकालना है, y और x में एक रिलेशन निकालना है, ये तो y और t में रिलेशन आ चुका है, तो क्या करें, क्या करें, सोचो सोचो सोचो, लॉजिक लॉजिक, क्या करें, t को हटा दो, x को घुसा दो, t हटेगा x आएगा, कैसे, कैसे, क्या लॉजिक है, लॉजिक ये है कि जितनी देर में बॉडी ने y डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है उतनी ही देर में अगर मैं इस पॉइंट को t इक्वल टू 0 कह दूं, अगर मैं इस पॉइंट को t इक्वल टू 0 कह रहा हूं, अगर इसको मैं t इक्वल टू t कह रहा हूं, ठीक है, एट t, तो जितनी देर में पार्टिकल ने x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया उतनी ही देर में y डायरेक्शन का भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि x डायरेक्शन का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, x में तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना वो, इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम को मैं लिख सकता हूं x डिवाइडेड बाय u, टाइम को मैं लिख सकता हूं x डिवाइडेड बाय u। तो उठा के यहां पे रख दो, उठा के यहां पे रख दो, तो y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा 1/2 क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर है एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। ओके, ये आ चुकी है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी, नोट कर लें सब लोग, नोट कर लीजिए, काम की बात है, बढ़िया चीज़ है ये। कई सवाल इस पे आते हैं, बहुत सारे सवाल इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो फिर बातें बढ़ा देते हैं आगे इसी बात पे। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, ये पढ़ लो इसको सवाल को, +4 - 1, दिन का पहला सवाल, +4 - 1, है ना। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge q is accelerated from rest in uniform electric field of strength E, the velocity acquired by it as it travels a distance l। अब अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस पर एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स को आप क्या लिख देंगे, फोर्स को आप लिख देंगे क्यू ई, क्यू चार्ज बोल के रखा है क्या, तो क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई एम, ये आ गया एक्सेलरेशन, एल डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब रेस्ट से जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ है, रेस्ट पे है इनिशियली, तो यू जीरो, सिंपली मैंने इसको लिखा हाफ ए टी स्क्वायर, एस को कितना लिख दिया, एल लिख दिया, हाफ ए को क्या लिख दिया, फोर्स डिवाइडेड बाय मास इनटू टी स्क्वायर। तो यहां से टाइम कितना आ रहा है, ओ सॉरी टाइम नहीं वेलोसिटी पूछी, आई एम रियली सॉरी, टाइम नहीं वेलोसिटी पूछी। अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के फिर से निकाल सकते हो, लेकिन मैंने टाइम पढ़ लिया, आई एम रियली सॉरी, मैं इसको कर रहा हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो डायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि यार ये u तो 0 है, v कितना बन जाएगा, √2a
एस, ए इज क्यू ई बाई एम इंटू एल। तो ये आ चुका है आपके सामने आंसर 2QEL/m, यानी कि आंसर है ए। मैंने टाइम पढ़ लिया था, तो खैर यहाँ से टाइम भी निकल जाएगा, तो आपको दोनों तरीके पता है, नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने सही आंसर निकाला था मुझसे पहले, है ना। सही आंसर निकालना भी ज़रूरी है और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम में निकालना भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये पढ़ो ज़रा सवाल को क्या कहता है ये। चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q and mass m is released from rest in an uniform electric field E. अच्छा, neglecting the effect of gravity, the kinetic energy of the charged particle after time t. अब क्या कहा जा रहा है, चार्ज पार्टिकल, चार्ज देके रखा है आपको, मास देके रखा है, रेस्ट से रिलीज किया है आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, काइनेटिक एनर्जी टी टाइम पे पूछी जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब अगर मैं वी निकाल दूं किसी टी टाइम पे तो मेरा काम हो जाएगा, अगर मैं वी निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब इसने आपको कह के क्या रखा है, टी टाइम के, टी के टर्म्स में आपको पूरी चर्चा करी दी हुई है। सिंपली लगाओ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन को लिख दिया आपने वापस वही, फोर्स डिवाइडेड बाय मास इनटू टाइम टी। ओके, ये वेलोसिटी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर को लिख दिया E डिवाइडेड बाई एम इंटू टी का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। तो ये एम कैंसल आउट हो गया और एक्सप्रेशन बचा इतना, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m, यानी बी। आसान, इजी था, सभी लोग किया नोट सबने, ऑल ऑफ यू। तो आइए डिस्कशन को बढ़ा देते हैं आगे, आइए अब बातों को बढ़ाते हैं आगे। एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मजेदार एकदम। कॉन्सेप्ट है फ्लक्स का। फ्लक्स बहुत ही सिंपल सरल भाषा में आपको मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी क्वांटिटी का, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल फ्लक्स की बात कर रहा हूं। बात को बहुत क्लियरली समझना, क्योंकि यही बातें हम आगे जाके मैग्नेटिज्म में भी करेंगे, मैग्नेटिज्म में भी यही सारी चर्चा घूम घूम के आएगी। फ्लक्स बेसिकली क्या है, किसी भी क्वांटिटी का किसी गिवन एरिया से गुजरना। कोई क्वांटिटी किसी एरिया को कितना चीरते हुए निकल रही है, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि अगर हम बात करें, एक रेलवे स्टेशन है जिसपे कि लोग निकलते हैं, तो कितने लोग निकल रहे हैं एक दरवाजे में से। अगर कोई बहुत क्राउडेड रेलवे स्टेशन है, जैसे मुंबई में मैं बात करूं बांद्रा का रेलवे स्टेशन, या तो सीएसटी का छत्रपति शिवाजी का रेलवे स्टेशन, या तो आप कोलकाता में जो मेन हावड़ा का कोलकाता का रेलवे स्टेशन है, दिल्ली दिल्ली में निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, या तो भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन, कहीं का भी किसी भी रेलवे स्टेशन की आप बात करें। और उसी तरह से एक थोड़ा सा आइसोलेटेड रेलवे स्टेशन हो सकता है, जैसे कि कश्मीर के पास उधमपुर का रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे इतना आपको वो नहीं दिखेगा कभी फ्लक्स। ठीक है, श्रीनगर का एक रेलवे स्टेशन है छोटा सा, मणिपुर में है, तो वहाँ पे बहुत हार्डली लोग दिखते हैं। तो एक एरिया में से, एक दरवाजे में से कितने लोग गुजर रहे हैं, हो सकता है कि 500 लोग अंदर जा रहे हैं, 200 लोग बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, हर सेकेंड 500 लोग अंदर जा रहे हैं, 200 लोग बाहर निकल रहे हैं, तो हर सेकेंड नेट फ्लक्स ऑफ पीपल क्रॉसिंग कितना है, 500 माइनस 200, 300, 300 लोग एक्सचेंज हो रहे हैं। अब सर यहां पे कैसे जोड़ेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को, हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम लोग बात कर रहे हैं किस फ्लक्स की, हम लोग चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी सरफेस से, जैसे ये मैंने एक है ना डिस्क ले ली, समझना बात को, ये एक डिस्क है या तो एक रिंग है, ये रिंग। अब इस रिंग के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं,
इस रिंग के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, ठीक है, ये कहलाएगा, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये बात करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये बातों में घुसने के पहले एक बात बता दूं कि ई क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। एस क्या है, एस, एस है एरिया वेक्टर। अब सर एरिया वेक्टर होता है, ये तो हमको मालूम ही नहीं था, करते हैं इसकी चर्चा। एरिया वेक्टर बेसिकली क्या है, एरिया वेक्टर बेसिकली क्या होता है, एरिया वेक्टर बेसिकली क्या होता है, एक एरिया जिसको आप डायरेक्शन के साथ स्पेसिफाई कर रहे हो, समझना है ना बात को। जैसे ये एरिया है, जैसे ये एक एरिया है ना। अब ये एरिया की एक डायरेक्शन आपको स्पेसिफाई करनी है, तो आप पता है क्या करोगे, आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये कहलाएगा एरिया वेक्टर, ये कहलाएगा एरिया वेक्टर, ए कैप या तो एन कैप, ठीक है। तो इस सरफेस की मैं बात करूं तो ये हो सकता है कि एरिया वेक्टर है हमारे पास, ये हो सकता है एरिया वेक्टर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एरिया वेक्टर, एस या एस कैप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्यों है सर, समझाता हूं इस बात को भी, है ना, इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनते चलना, एक एक बात सुनते चलना, मजा आएगा, काम की बातें हैं। तो देखो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि सर जिस क्वांटिटी की आप बात कर रहे हो फ्लक्स, वो किस पे डिपेंड करती है, किस किस पे डिपेंड करती है। इमेजिन करो कि ये एक झरना है, झरने से पानी गिर रहा है, और आप लोग, हम लोग सब पिकनिक पे गए हैं, है ना। मैंने बोला कि बेटा जाओ और जाके एक बाल्टी में पानी भर के लाओ, ये रही बाल्टी। मैंने बोला बेटा जाओ और जाके बाल्टी में पानी भर लाओ। तो आप में से कुछ लोग गए और बाल्टी को ऐसे पकड़ के रखा है, ऐसे, कैसे, ऐसे, तो इसके अंदर पानी आएगा क्या? नहीं आएगा। कुछ लोगों ने ऐसे पकड़ा, पानी तो आया लेकिन कम आया। कुछ लोगों ने ऐसे पकड़ा, पानी आया और मैक्सिमम आया। मतलब कि कितना पानी आ रहा है, कितनी क्वांटिटी आ रही है, कितना फ्लक्स आ रहा है, ये डिपेंड करने वाला है, ये डिपेंड करने वाला है आने वाले पैरामीटर पे, आने वाली क्वांटिटी पे। यहां पे पानी आ रहा है, और हम लोग यहां पे किस चीज की बात कर रहे हैं, हम इसको किससे रिलेट कर रहे हैं, हम इसको किस बात से समझना चाह रहे हैं, हम इसको समझना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये रहा हमारा एरिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये रहा हमारा एरिया वेक्टर, ये रहा हमारा एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया, और ये है एरिया वेक्टर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। ये है एरिया वेक्टर, एस कैप लिख दो, ए कैप लिख दो, ये है ई। मतलब यार आपके, आपकी जो क्वांटिटी है ना वो किन बातों पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, यस सर बिल्कुल कर रही है। वो डिपेंड कर रही है एरिया पे, बिल्कुल यस सर कर रही है। वो एक बात और है, एक पैरामीटर और है जिसपे कि डिपेंड कर रही है, और वो पैरामीटर कौन सा है, वो पैरामीटर है एंगल बिटवीन ई एंड एस। अच्छा, आप कौन सा कंपोनेंट लोगे, इमेजिन करो कि ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या पूरा एरिया रिस्पॉन्सिबल है, इस पूरे एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, इसके किसी कंपोनेंट से गुजर रही हैं, इसके किसी कंपोनेंट से गुजर रही है। वो कंपोनेंट कौन सा है, वो कंपोनेंट क्या है? जैसे अगर ये ए एरिया है, अगर ये ए एरिया है, ठीक है, ये एरिया ए है, तो इसका कंपोनेंट है ए कॉस ऑफ थीटा, ए कॉस ऑफ थीटा। अच्छा 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 अच्छा, मतलब तीसरी बात, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो जो फ्लक्स है वो किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है ई पे, एरिया पे, और कॉस ऑफ थीटा पे। तो आपने ये कह दिया कि इसका जो फॉर्मूला है वो बन गया ई एस कॉस थीटा, या तो ई डॉट एस, ई डॉट एस
और यही बात अगर मैं क्लोज्ड सरफेस के लिए करूं तो सीधी सी बात है, क्लोज सरफेस के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्लोज्ड सरफेस के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। हमने कह दिया कि फ्लक्स ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस एस इज डिफाइंड एज दिस: फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट गिवन एरिया। बिल्कुल है बिल्कुल है। और हमने क्या कहा कि ये आ गया आपके सामने फॉर्मूला, फाई इक्वल्स टू ई एस लिख दिया हम लोगों ने, ई डॉट एस। ओके, अब अगर मैं क्लोज्ड सरफेस की बात करूं तो ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा, इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर आप एक क्लोज सरफेस की चर्चा कर रहे हो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा हिस्सा लेना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, एक छोटा सा सेगमेंट लेना पड़ेगा। ओके, ये एन कैप है, नॉर्मल एरिया। आपको उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी और उसको इंटीग्रेट कर दोगे। उसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स स्केलर है या वेक्टर है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, काम की बात। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है जो कि क्रॉस कर रही हैं, बिल्कुल। यूनिट्स क्या होती है इसकी? यूनिट्स कैसे निकालेंगे फ्लक्स की? फाई को आपने क्या कहा? फाई को आपने कहा ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ये होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन को लिखते हैं एम एल टी माइनस टू, मीटर स्क्वायर को आप लिखते हो एल टू, डिवाइडेड बाय कूलम को लिखते हो एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो क्या बन गया? एम एल थ्री टी माइनस थ्री डिवाइडेड बाय ए, यानी कि एम एल थ्री टी माइनस थ्री अपॉन ए, यानी कि एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये बन गया डायमेंशंस। यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लिखते चलो साथ साथ में सभी लोग। लिखो जरा, एसी बंद कर दें, सर्दी अभी तक ठीक नहीं हुई है। लिख लिया सभी ने? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बातें बढ़ाते हैं आगे, है ना। अब एक सिंपल सा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं। हिंट भी दे रहा हूं मैं इसके लिए, हिंट भी दे रहा हूं। हिंट है, सुनना। ये है हिंट। क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? ये है हिंट। क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? बस समझदार को इशारा काफी। 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, बोलो। 10 सेकंड का समय मिल रहा है। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। ऑल ऑफ यू बिगिन, क्विक। फास्ट। ओके, टाइम अप। अगर ये एक सरफेस है और आपने ये बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपने बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से क्रॉस हो रही है? क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से जा रही है? ये ऐसी, ये रिंग एक चूड़ी ले लो, और ये पूरी ऐसे निकल रही है, ये ऐसे निकल रही है, ऐसे ये फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, इसके अंदर से नहीं जा रही है, इसके अंदर नहीं घुस रही है वो। समझ रहे हो बात को? तो अगर ये सिचुएशन होती तो आंसर होता ई डॉट एस। एरिया वेरिया लेते, उसमें तो कोई जा ही नहीं रही है अंदर से, मतलब डायरेक्टली आंसर उसका जीरो। अरे उसका आंसर जीरो। कोई बड़ी बात है क्या उसमें? कोई बड़ी बात थी क्या? नहीं थी, सिंपल। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये पढ़ लो सवाल को, क्या कहता है ये। इन द रीजन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस के कैप, और सरफेस एरिया देके रखा हुआ है 10 आई कैप। बहुत बढ़िया। निकालना क्या है? हमको निकालना है फ्लक्स। +4 - 1 का हर सवाल है, करते चलेंगे साथ साथ में। मुझसे पहले करो, अगर मुझसे पहले सही आंसर आया तो ही खुद को +4 देना, वरना -1। ठीक है, हर सवाल जितने भी आते हैं सब में, मैं बोलूँ ना बोलूँ, ये स्कीम फॉलो करनी है। क्या बन जाएगा फ्लक्स? फ्लक्स बन जाएगा फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस या तो ई डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट ले लो। ये बन गया 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी आंसर बी। खेल खत्म। ठीक है, आसान था। चलो अगले सवाल पे आते हैं।
द फ्लक्स इमेनेटिंग थ्रू अ सरफेस एलिमेंट 5 आई कैप प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन 4i प्लस 4j प्लस 4k, क्या वही बात है? फ्लक्स निकालना है मुझको। क्या होता है फ्लक्स? सर फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो कर दो ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट ले लो, कितना बन जाएगा ये? 5 4 20 यूनिट्स, जो भी उसके यूनिट्स हैं, यूनिट्स 20 यूनिट्स, दैट्स द आंसर। सिंपल। आई डॉट जे आई डॉट के 0। आसान सवाल था। अगला सवाल, एन एल्फा पार्टिकल ऑफ मास, मास देके रखा है, चार्ज, चार्ज भी देके रखा है, अच्छा ये पिछले डिस्कशन पे बेस्ड है ये सवाल, ये इसको ऊपर प्लेस कर देते हैं हम लोग, ये इस पे बेस्ड है, ठीक है। ये यहाँ का सवाल है, इधर का, इधर का। हाँ भाई, तो चलो, क्या बोल रहा है सवाल आपको? ये बोल रहा है अल्फा पार्टिकल, उसका मास देके रखा हुआ है, चार्ज देके रखा हुआ है, सिचुएटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 मीटर पाथ फ्रॉम द स्टार्ट इज गोइंग टू बी, वेलोसिटी निकालनी है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी आपने कह दी कितनी? 0। क्यों? क्यों? क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बहुत बढ़िया। तो v कितना आ जाएगा? रूट ओवर 2as। एक्सेलरेशन को आप लिख देंगे फोर्स डिवाइडेड बाय मास इनटू s। s आपको देके रखा है, ये आपको s देके रखा हुआ है, दिस मच। इसको सब्सटीट्यूट आप करेंगे और आंसर निकाल देंगे। उम्मीद करता हूं कि इतना छोटा सा काम आप लोग कर लेंगे और आंसर निकालेंगे, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी, और इस लेक्चर का स्कोर भी बताएंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने की हैं। अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ, ठीक है। देखो, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं कि जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हम लोग समझ रहे हैं, बोर्ड, सीयूईटी, नीट और मेंस, ठीक है, इसके लिए एक डिसेंट लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी अगर आप इतना भी अच्छे तरह से फॉलो कर रहे हो ना। नीट, मेंस, सीयूईटी, बोर्ड, इन सभी के करस्पॉन्डिंग अलग अलग तैयारियां नहीं होती एग्जाम्स की, एक ही चीज़ें हैं, अगर आपने सीख ली, समझ ली, तो आपसे बनेगा, ठीक है। तो अच्छे तरह से अगर आप कर रहे हो तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। अगला टॉपिक ये है, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है? 5 सेशन हो चुके हैं ना, 5 सेशंस हो चुके हैं इसको मिला के, आज के सेशन को मिला के। तो इन पांचों सेशंस के जितने भी न्यूमरिकल्स हैं जो हमने क्लास में किए हैं, वो आपको करने हैं रीसॉल्व एज अ टेस्ट, रीसॉल्व एज अ टेस्ट। ये होमवर्क है, ठीक है। एक बार पहले गो थ्रू कर लेना, एक बार पहले गो थ्रू कर लेना, पांचों सेशंस गो थ्रू कर लेना, गो थ्रू, और उसके बाद इनके न्यूमरिकल्स आपको रीसॉल्व करना है अगले सेशन में आने के पहले, ठीक है। फिर हम लोग बातें करेंगे गॉसेस लॉ पे, कुछ डेरिवेशंस वगैरह करेंगे। चलिए, तो फिर है ना, दिस वाज अबाउट टुडेज सेशन, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये बातों को फॉलो करोगे, करोगे तो फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ऑल ऑफ यू टेक केयर, ओके, टाटा, बाय, थैंक यू।